किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। हमारे जो प्रदेश में मानसून आए हुए भी लगभग एक सप्ताह हो चुका है और अब खरीफ की जो तैयारी के लिए जो है उपयुक्त समय है, जैसे कि मिट्टी के विषय में हमने बताया भी था और अभी जो अभियान चल रहा था इसी के लिए ही आयोजित किया गया था कि जो खरीफ की जो बुआई है उसमें जो भी जानकारी आपको दी जा सके, जो उचित तरीके से जिसका आप प्रबंधन कर सके। तो इसी दिशा में जो है हम आगे बढ़ते हैं और खरीफ में जो सबसे हमारी प्रमुख फसल है धान, उसकी जो प्रमुख विधियां हैं बुआई की, जिससे जो है हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो आज जो है हमारे बीच विशेषज्ञ आ चुके हैं स्टूडियो में और आज वो बताएंगे धान की बुआई का जो तरीका है, विधि है, उसका नाम है सीधी धान की बुआई। इस विधि के बारे में वो जानकारी देंगे हमें और उसे संक्षेप में डीएसआर विधि भी कहा जाता है। तो हमारे बीच है कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से आए हुए विशेषज्ञ डॉक्टर बीके प्रजापति जी। आइए जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने पूछा कि सीधी धान की बुआई, जिसे शॉर्ट में डीएसआर विधि बोला जाता है, वह क्या है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे अभी रोपाई विधि में क्या होता है, किसान भाई जो है धान के लिए पहले नर्सरी तैयार करते हैं, रोपा तैयार करते हैं, 20-21 दिन तक उसका इंतजार करते हैं। उसके बाद खेत में जो है मचान, जिसको मचान करते हैं, मतलब कीचड़ मचाते हैं, जिससे खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाए, दब जाए उसी के बीच। उसके बाद जो है रोपा लगाते हैं। परंतु ये सीधी धान की बुआई में जो है यह आपको बिल्कुल नर्सरी तैयार नहीं करना पड़ेगा, ना आपको खेत की मचाई करनी पड़ेगी और सीधा जो है आपको, जैसे आप गेहूं चना जो है सीड ड्रिल मशीन में बुआई करते हैं, मतलब जिस प्रकार से आप अन्य फसलें जो है सूखी बुआई करते हैं, वैसे ही आपको करना है। तो इस विधि को जो है हम लोग इसीलिए सीधी धान की बुआई कहते हैं। जैसे हमारे शहडोल में पहले प्राचीन समय से बुआर विधि जो बहुत प्रचलित है, जिसको खेत जुताई के बाद हम लोग छींट देते थे धान का बीज और उसके बाद जैसे बारिश होती तो अंकुरण हो जाता था। यह जो है उसी से एक आगे नवीन तकनीकी है, नवाचार है, जिसके अंतर्गत हम लाइन से जो है धान की बुआई करते हैं। इसी को है जो है हम सीधी धान की बुआई कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो डीएसआर जो इसको संक्षेप में कहा जाता है, वो इसको इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट सीडेड राइस, यह सीधी धान की बुआई का ही शॉर्ट में बोला, इसको डीएसआर बोला जाता है। इसका पूरा नाम है डायरेक्ट सीडेड राइस। जी जी जी। ऐसा माना जाता है, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो श्री विधि जो होती है, जिसमें रोपा लगाया जाता है, वो ज्यादा बेहतर होती है। आप जो है इस विधि के पक्षधर क्यों हैं? किसान भाइयों, जैसा इसके लाभ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि श्री विधि जो है ज्यादा लाभप्रद है, परंतु आप देखेंगे कि किसान भाई जब भी रोपा लगाना होता है तो एक तो मजदूर की कमी हो जाती है रोपाई के समय पर। तो किसान भाई जो है 20 या 21 दिन की थरा, जिसको नर्सरी का रोपा बोला जाता है, वो 20-21 दिन में न लगाकर वो कई बार 30 से 35 दिनों के जो है नर्सरी के पौधे को रोपा को लगाते हैं, जिससे एक तो कल्ले कम बनते हैं, उत्पादन कम प्राप्त होता है। अगर हम मजदूरों की बात करें तो 1 एकड़ मजदूर को रोपाई करने के लिए 1 एकड़ में कम से कम जो है 10 मजदूर लगते हैं। ये 10 मजदूर तब लगते हैं जब किसान खुद के घर का रोपाई करना होता है, तब लगभग जो है उसको खर्च जो आता है 3000 के आसपास आता है। अगर एक मजदूर की अगर हम रोजी मान ले प्रतिदिन 250 रुपए, तो 2500 रुपए, या 300 मानते तो 3000 रुपए। अगर मजदूर जो है दूसरे के यहाँ रोपाई करने जाता है तो 1 एकड़ में जो है लगभग जो है 15 से 16 मजदूर लगते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे लागत जो है आपकी 3500 से जो है 4500 रुपए जो है केवल रोपाई में आपको लग जाता है। तो श्री विधि में ये आपको एक मजदूर की जरूरत नहीं पड़ रही है और आपकी यहाँ पर जो है लागत जो है आपकी 4000 से 5000 रुपए ये बच रही है। उसके अलावा मैं बताऊं आपको, जैसे नर्सरी 20 से 21 दिन आपको तैयार करना पड़ता है पहले, तो आपको 2 बार जो है 1 हेक्टेयर या हम 1 एकड़ के लिए बात करें तो 300 से 400 वर्ग मीटर का रकबा जो है जरूरत पड़ती है धान की नर्सरी की तैयार करने के लिए। उसके बाद उसमें आप कल्टीवेटर चलाएंगे, मजदूरों से मेड़ बनवाएंगे, उसकी सिंचाई करेंगे, तो कुछ नहीं तो इसमें भी आपको 1 से 1500-2000 रुपए का आपकी लागत आ जाती है। परंतु श्री विधि में आपको या कोई भी तकनीकी आपको मतलब नहीं अपनाना है, मतलब नर्सरी ही नहीं तैयार करनी है आपको, तो आपकी यह भी लागत बनी। तो आप देखेंगे कि 4500 में अगर आप इसको 2000 जोड़ लेते हैं तो लगभग आपका जो 6500 रुपए यहाँ पर आपको बच गया है। इसके बाद जो है आपकी फसल जो है 20 से 25 दिन पूर्ण पककर तैयार हो जा रही, 2 हफ्ते पहले तैयार हो जा रही। जब अक्टूबर का महीना होता है तो वहां आपकी फसल जो है 2 हफ्ते पहले तैयार होगी। उससे फायदा क्या होगी कि जो
ठंडी की जो फसलें हमें बुआई करनी है, चाहे गेहूं है, चना, बिल्कुल गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, तो आपको खेत तैयारी आप आसानी से कर लेंगे, आपको समय मिलेगा। उसके बाद जब आप गेहूं की बुआई करते तो आपकी जो मार्च में जो है, कई बार अभी 2-3 वर्षों से शहडोल जिले में देखा जा रहा है कि गेहूं की बुआई लेट होने के कारण हमारे किसान दिसंबर तक बुआई करते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि मार्च के महीने में जो है अचानक तापमान में वृद्धि हो जा रही है 10 से 12-15 मार्च तक, तो उस समय क्या होता है, गेहूं में दाने भरने की व्यवस्था होती है। तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, दाने पूर्ण रूप से भर नहीं पाते हैं। उसके कारण क्या होता है, दाने जो है बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और वह जब मंडी में बेचने ले जाते हैं तो उनका वजन कम निकलता है, तो इससे किसान को नुकसान होता है। यह इसको बोला जाता है गेहूं में हीट स्ट्रेस, मतलब तनाव, गर्मी का तनाव हो जाता है। अगर किसान इसी को 20 से 25 दिन पहले सीधी धान की बुआई की बात करते तो वह जो है हीट स्ट्रेस का समय होता जो होता है वो गेहूं के लिए बच जाता है और गेहूं हमारी स्वस्थ और अच्छे दाने बनेंगे हमें, तो यह हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके अलावा कई बार हमारे शहडोल जिले में, जैसा मैं आपको बताऊं, 1,45,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है धान की बुआई होती है, लेकिन ठंडी में यही रकबा हमारा कम हो जाता है। तो किसान भाई जो उतेरा की फसल लगाना चाहते हैं, तो उतेरा की फसल के अंतर्गत जैसे हमारे अलसी बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे जिले में, देसी मटरी होती है, तो जब आपकी धान की फसल पकने वाली होती, 15 दिन पूर्ण जो है आप इन फसलों को खेत में डाल देते तो भूमि में जो संरक्षित नमी होती वह पौधे को मिल जाएगा, तो हमें इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी और अतिरिक्त जो है हमें खाने के लिए अनाज भी उपलब्ध हो पाएगा। दूसरी जो है मिथेन की समस्या जो है, जब पानी भरा होता है तो मिथेन गैस निकलती है, लेकिन सीधी धान की बुआई में ये किसी भी चीजों की आपको पानी भरा ही नहीं रहेगा तो जो है आपको मिथेन की समस्या नहीं होगी। जब हम लोग खेत में मचान करते हैं तो रोटावेटर चलाते हैं, तो रोटावेटर का 1 घंटे की लागत जो होती है 1,000 रुपए प्रति घंटा चल रहा है। अगर आप 1 एकड़ में 2 बार रोटावेटर चलवाते हैं धान की रुपाई के लिए तो आपकी 2,000 रुपए लागत यहाँ भी लग जाती है। तो आप देखेंगे 65,000 में अगर आप 2,000 और जोड़ लें तो लगभग जो है 8500 रुपए जो है आपकी लागत यहाँ पर भी लग रही। आप ओवरऑल देखेंगे 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग या 1 एकड़ में आप बात कर ले तो आपका 8 से 10,000 रुपए आप अपनी लागत को यहाँ बचा सकते हैं। और जो जैसा मैं आपको बोला रोटावेटर चला के मचाई करते तो उससे जो मिट्टी की संरचना होती है वह टूट जाती है, जो सैंड सिल्ट क्ले में। तो अगर आप सीधी धान की बुआई करते तो यह संरचना भी आपकी टूटेगी नहीं। उसके अलावा जो है 15 से 20% जो है आपका जल का संरक्षण हो जाता है, क्योंकि आप जब रोटावेटर चलाते हैं मचाई करने के लिए उसमें भी पानी लगता है, लेकिन वह चीज जो है सीधी धान की बुआई में करना ही नहीं पड़ता, तो आपका जो पानी की बचत है लगभग 15 से 20% भी बच जाती है। आपको फ्यूल जो होता है ट्रैक्टर चलाएंगे तो डीजल की लागत जो होती है वो भी आपकी बच जाएगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हमें 8 से 10,000 रुपए का जो है प्रति एकड़ बोल सकते हैं, तो हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। ये जो सीधी धान की बुआई जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि इसके लाभ क्या हैं, क्यों करें, तो आपने जो बताया है इसी में ही ये समाहित है। जैसे पहला तो आपने बताया कि लागत कम हो जाती है, खेत भी जो है तैयार रहेगा आगे आने वाली जो रबी फसल है उसके लिए। और जैसा हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है, तो जो गर्मी है वो मार्च से शुरू हो जाती है, तो जो गेहूं की जो फसल है उसमें काफी असर पड़ेगा। इससे बचने के लिए ये सीधी बुआई जो है बहुत लाभप्रद हो सकती है। उसके अलावा मिट्टी और जल का संरक्षण भी होता है। और भी कोई ऐसे लाभ आपको याद आ रहे हैं कि जो किसान भाइयों को? जैसा मैं आपको बताया मिथेन गैस का इमिशन जो होता है, तो सीधी धान की बुआई में मिथेन गैस नहीं निकलता है आपका। तो यह जो है जलवायु परिवर्तन, मिथेन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस जिसको बोला जाता है, वह जो नहीं निकलेगा तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज इस समय जो है जलवायु परिवर्तन पे जो असर दिख रहा है वह भी थोड़ा सा कम हो जाएगा एक्चुअली। तो यह मुख्य रूप से आपको मैं यह विभिन्न प्रकार के लाभ बताया है। जी, तो अब हमारे किसान भाई ये भी जान चुके हैं कि इसकी जो विधि है वो, और साथ ही जो है क्यों करें, लाभ क्या है, ये जान चुके हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अब जानते हैं कि इसको सीधी धान की जो बुआई है उसको करने के तरीकों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इसको करते हैं। किसान भाइयों, इसमें सर्वप्रथम तो जरूरी है कि किस्मों का चयन करना। जी। तो मैं आपको बता दूं, हम किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होता है कि उनके खेत की मिट्टी किस प्रकार की, मतलब हल्की मिट्टी है या भारी मिट्टी है, या किसान के पास पानी की उपलब्धता कितनी है। अगर किसान भाई जो है 110 से 120 दिन की अगर किस्म लगाना चाहते हैं तो हमारे शासकीय संस्थान बीज निगम है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, और हमारे कृषि विभाग के माध्यम से भी जो है अभी सभी सोसाइटीज में जो है बीज पहुंचने वाले हैं, पहुंच भी गए हैं। तो उसमें जैसे किसान को मैं बता दूं, जैसे JR81 एक किस्म है, JR206 है, यह 115 से 120 दिन की किस्में हैं। इसमें उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर 40 से 50 के बीच हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है जैसे MTU 1010 जो किसानों के बीच बहुत प्रचलित किस्म है, उन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। MTU 1156 है, MTU जो है 1064 है। तो यह मुख्य रूप से जो किस्में है, IR 64 DRT1 जो है एक मुख्य रूप से फसल धान की किस्म है। जी जी। तो यह 115 से 120 दिन की किस्म है। किसान भाई अगर इसको चयन करते हैं तो फसल 115 दिन में तैयार हो जाएगी, 120 दिन में तैयार हो जाएगी। उत्पादन भी 45 से 50 कुंटल प्राप्त होगा। और किसान भाइयों के पास अगर मान लीजिए सेंटेड धान लगाना चाहते हैं, हमारे जिले में कई किसान जो है बहुत इच्छुक होते हैं इनके लिए। हाँ। तो उसमें उनकी जैसे पूसा बासमती 1 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886। तो ये किस्में जो 140 से 145 दिन की होती है और यह भारी भूमि में लगाना होता है। तो ये जो है भारी भूमि की किस्में हो गई। अब जैसे किसान को मान लीजिए 125 से 130 दिन की लगानी, तो CR 310 और IR 64 DRT1 इस किस्म का चयन वह कर सकते हैं। अब जो है किसानों को खेत की तैयारी, जैसा मैं आपको बता दूं, जैसे आप अन्य फसलों के लिए चाहे गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी के लिए आप खेत की तैयारी करते, उसी प्रकार से जो है इस सीधी धान की बुआई के लिए 2 बार कल्टीवेटर चलाकर जो है खेत को पूरी तरीके से जो है आप जुताई कर लें। रोटावेटर चलाकर या आप एक पाटा पीछे लगाकर जो उसके ढेले होते हैं उसको फोड़ लें। उसके बाद इन जो किस्मों को मैं आपको बताया हूं, आप उनका चयन कर लें। चयन करने के बाद जो है आप बुआई के लिए है 2 मशीनें हमारे यहाँ जिले में उपलब्ध हैं। एक है मल्टी क्रॉप प्लांटर, मतलब इस मशीन के द्वारा कई फसलों की बुआई जो है आप कर सकते हैं। और दूसरी जो है सीड ड्रिल मशीन, जो बहुत ही पॉपुलर, हर किसान के पास उपलब्ध है जिले में, लगभग हर गांव में उपलब्ध है। तो इन मशीनों का आप किसान चयन कर सकते हैं अपने। उसके बाद आप जो है बीज का जो है आप बीज उपचार करिए। बीज उपचार करने के लिए जैसे आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पास दीमक की अगर समस्या है तो उसके लिए जो है आप क्लोरपायरेफोस 2.5 ml मतलब मिलीलीटर आप दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर दीमक की समस्या नहीं है तो आप सीधा जो है आप कवकनाशी जो है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो है, या आप बिटावेक्स जो है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसको उपचारित करने के उपरांत जो है आप जो है सीड ड्रिल मशीन में जो है आप पीछे के खांचे आप देखे होंगे, तो वहां पे बीज आपको डालना है, आगे की ओर जो है खाद डालना होता है और उसको नीचे की ओर आप सेट कर लीजिए। पूरी नाली खोल दीजिए, क्योंकि आप जब पूरे सीड ड्रिल मशीन की नाली को आप खोल देंगे तो 22.5 सेंटीमीटर का जो है दूरी बन जाएगी आपकी। जो किसान अक्सर धान की बुआई जो है 20 या 25 सेंटीमीटर दूरी पे करते, तो वह दूरी भी जो है इसके माध्यम से जो है सही हो जाएगी। उसके बाद जो है सीधी धान की बुआई में सबसे मुख्य समस्या जो आती है आपकी खरपतवार और अंकुरण की। तो हमारे यहाँ 2 तरीके धान की इस सीधी बुआई के तरीके में, एक तो भूमि को जो है तैयार करने के पूर्व जो है आप जो है पलेवा कर दें, जिसको तरबतर विधि बोला जाता है। परंतु जो है अब तो बारिश हो चुकी है तो किसानों को जो है तरबतर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विधि होता है बुआई के बाद जो है स्प्रिंकलर के माध्यम से जो है सिंचाई करना। परंतु इस समय हमारे यहाँ ऐसी कोई अवस्था नहीं, बारिश हो चुकी, सभी के यहाँ खेत में नमी अच्छी है। किसान भाई इसको ट्रैक्टर में सीड ड्रिल मशीन को फंसाकर जो है 1 एकड़ के लिए बोला जाता है कि 10 से 12 किलो बीज जो है सीधी धान की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। परंतु जो है हमारे जिले की मिट्टी चूंकि हल्की है, अगर हम 10 से 12 किलोग्राम बीज अगर लेते हैं तो उसमें कल्ले नहीं बन पाएंगे। तो किसान भाई 25 से 30 किलो जो है प्रति एकड़ जो है आप इस बीज का उपयोग करिए जो चयनित किस्मों का। उसके बाद जो है आप सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बुआई कर लीजिए। बुआई की तुरंत 3 दिनों के अंदर में, जैसे ही आप बुआई करते हैं 3 दिन के अंदर में जो है कोई भी एक खरपतवार नाशी
प्री इमरजेंसी जिसको बोला जाता है, पेंडामेथिलिन नामक दवा का आपको छिड़काव करना होता है। पेंडामेथिलिन जो है इसका उत्पाद जो है 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का आता है। तो आप उसको सबसे आसान तरीका है कि आप 10 लोटा पानी में या 10 गिलास पानी में मिला लीजिए और 1-1 लोटा या 1-1 गिलास जो 1-1 टंकी में डालकर जो है आपको दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। अच्छा, इस दवा का छिड़काव करते हुए पीछे की ओर चलना होता है। अच्छा। क्योंकि यह दवा जो है भूमि पर परत बनाती है। अगर आप आगे की ओर चलेंगे तो परत टूटेगी, तो वहां पे जो है खरपतवार उगने की संभावना बढ़ जाती है। और खरपतवार जो है आप देखेंगे सीधी धान की बुआई में कई तरीके के, सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, सेजे, जैसे मुख्य रूप से मोथा हुआ, दूब घास हुई, सामा हुआ, ये बहुत अधिकतर देखने को आपको मिलेगा। किसानों को हमेशा सलाह दी जाती है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, परंतु अगर आप किसान नहीं कर पाए हैं तो इस दवा का निश्चित रूप से छिड़काव करें। इसके अलावा भी जो है पायरेजोसल्फुरान नामक दवा आती है, आप उन दवाओं का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यह खरपतवार जो है पौधे के साथ अगर आप नहीं इसका दवा का छिड़काव करेंगे तो ये पौधे के साथ उग जाएंगे हमारे धान के साथ, और यह जो है पोषक तत्व के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए जो है पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और जो है पौधे की बढ़वार को रोक देंगे। अब जो है जैसे ही आपकी 15 से 20 दिन का अगर धान हो, जैसे ही होता है, मतलब अगर खेत में जो है आपको 2 से 3 पत्ती दिखाई देती है तो उसके बाद पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी, जैसे मैं आपको एक बता दूं, जैसे बिस्पायरिवैक्स सोडियम बहुत ही प्रचलित जो है खरपतवारनाशी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह सकरी, चौड़ी और सेजेस तीनों प्रकार के खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा पिनॉक्सुलम भी है, इथॉक्सीसल्फुरान भी है, एजिम सल्फुरान भी है। तो कई तरीके के जो है बाजार में विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी जो है उपलब्ध हैं, आप इनका चयन कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको पोषक तत्व का किस प्रकार से उपयोग करना है वो इसमें आपको बता दूं, क्योंकि किसान भाई डीएपी के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और कई बार किसानों के फोन आ रहे, सर डीएपी जो है हमें नहीं मिल पा रही। तो किसान भाई आप डीएपी की ओर मत भागिए। डीएपी के विकल्प के रूप में कई पोषक तत्व जो है हमारे यहाँ सोसाइटीज में, जिले में उपलब्ध हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसान भाई अगर उनको यूरिया सुपर पोटास मिल रहा है तो आप यूरिया सुपर पोटास को जो है आप उसका चयन कर लीजिए। यूरिया की जो है आपको 5 बोरी लगेगी, सिंगल सुपर फास्फेट की 7 बोरी लगेगी, और पोटास की जो म्यूरेट ऑफ पोटास बोला जाता है उसकी जो है 70 से 75 किलो जो है आपको प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में जो है आपको इस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट जो है इसका सबसे बेनिफिट ये है कि फास्फोरस के साथ जो है सल्फर और कैल्शियम अतिरिक्त पोषक तत्व जो है हमें फ्री में मिल जाता है, जो पौधों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होता है। अच्छा। अगर जो किसान यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास नहीं डाल रहे हैं, अगर उनको 12-32-16 मिल रहा है मान लीजिए विकल्प के रूप में, तो कृषक भाई आप 12-32-16 को लीजिए। अच्छा। उसके लिए जो है आपको 3.5 बोरी जो है यूरिया और 3.5 बोरी जो है 12-32-16 का आप उपयोग कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको जो है 20-20-0 अगर मान लीजिए सोसाइटीज में, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको 4 बोरी यूरिया लेना है और जो है आपको 3 बोरी जो है 20-20-0-13 का लेना है और 3 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट का लेना है। ये जो है कैलकुलेशन के बाद में आपको बता रहा हूँ बोरी की सीधी मात्रा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि पोषक तत्व का उपयोग जो है हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। और मिट्टी की जांच के आधार पे जो है मुख्य रूप से अनाजी फसलें जैसे धान है, तो इसमें 120-60 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को बोला जाता है। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो है, गणना के बाद मैं आपको इन विकल्पों को आपको बताया, जिससे किसान भाई जो है अधिक परेशान न हो। तो आप इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अब किसानों के लिए मैं बता दूं कि फास्फोरस और पोटास का उपयोग जो है पूरी मात्रा जो आपको फास्फोरस और पोटास की है बुआई के तुरंत बाद आपको, मतलब बुआई के साथ साथ आपको इसको डालना है। नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में जो है, तो उसमें जो है आधा जो है यूरिया जो है उसको पहले बुआई के बाद, मतलब पहली बुआई में साथ में करना है। उसके बाद जो है बची हुई 50% जो है आधी यूरिया, उसको जो है 30 दिन के बाद, फिर 60 दिनों के बाद जो है अगर आप डालते हैं तो यूरिया, कई बार बारिश होती तो यूरिया बह भी जाती है। तो अगर आप तोड़ कर डालते हैं तो पौधे को आवश्यकता अनुसार मिलेगा भी और मिल भी जाएगा, और आपकी यूरिया बहकर भी दूसरे के खेतों में नहीं जाएगी। सीधी बुआई में जो है दूसरी एक समस्या आती है जिंक की। कई बार हमारे शहडोल की मिट्टी में जो जिंक की कमी है, तो आप देखेंगे जिंक की कमी को पहचान के लिए धान के पत्तों पे जो है कत्थे कत्थे धब्बे बन जाते हैं, जैसे कोई पान खा के थूक देता उस प्रकार के। तो उसके निराकरण के लिए जो है आप बुआई के समय जो है आप जिंक सल्फेट जो है 10 किलो प्रति एकड़, अगर 21% का जिंक सल्फेट है तो आप उपयोग कर लीजिए उसका, या जिंक सल्फेट 33% का है तो आप उसकी 6 किलो मात्रा प्रति एकड़ उपयोग कर लीजिए। या ईडीटीए है
तो ईडीटीए की मात्रा 2 से 3 किलो प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होता है बुआई से जस्ट 10 दिनों के बाद। कभी भी जिंक और फास्फोरस को एक साथ मिक्स करके नहीं बुआई किया जाता, क्योंकि फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अच्छा। अगर फास्फोरस मिल जाएगा पौधे को, अगर ज्यादा रहेगा तो जिंक पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जिंक का उपयोग 10 दिनों के बाद जो है आप खेत में निश्चित रूप से आप कर लिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं किए हैं तो जिंक सल्फेट जो है उसकी 50 ग्राम मात्रा को जो है एक टंकी में घोलकर जो है आप छिड़काव कर लीजिए। दूसरी जो है एक समस्या आती है लोहे की। अच्छा। पौधे में आयरन की कमी देखने को मिल जाती है। उसकी पहचान होती पत्ती के जो धान का पत्ता ऊपर जो है दोनों कोने जो है सफेद होते हुए नीचे की ओर आते हैं जी। तो इसके लिए भी कुछ नहीं, आपको फेरस सल्फेट जो है उसकी 50 ग्राम मात्रा जो है आप प्रति टंकी लेकर जो है आप अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह भी जो है निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल। अन्य जो जैविक के अंतर्गत जो है आप एजोला का निश्चित रूप से आप धान की फसल में उपयोग करिए, क्योंकि ये शैवाल है तो वायुमंडल नाइट्रोजन को जो है भूमि में स्थिरीकरण करेगा, पौधे को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होगा। इसके अलावा माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक तरीके का कवक होता है जो पौधों की जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। इसकी जो है 3 से 4 किलो मात्रा 30 से 40 किलो गोबर में मिलाकर जो है प्रति एकड़ अगर आप छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही जड़ों वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आकार संरचना बढ़ेगी तो फास्फोरस की और जिंक की जो है उपलब्धता पौधे की ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, कैल्शियम बढ़ जाएगा। अगर सूखा मान लीजिए पड़ता है तो पौधे के लिए जो सूखा से लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा, कल्ले ज्यादा बनेंगे और निश्चित रूप से जो है उत्पादन में जो है आपकी वृद्धि हो जाएगी। जी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो ये पोषक तत्व के बारे में आपको बताया। किसान भाई जो है अगर जैविक के अंतर्गत है तो निश्चित रूप से जो है आपको 10 से 15 किलो कुंटल जो है या टन में आप बात करें 10 से 15 टन जो है गोबर सड़ी हुई जो है प्रति हेक्टेयर जो है बुआई जैसे लास्ट जुताई होती तब आप कर लीजिए या 15 दिन पूर्ण में आप मिश्रित कर लीजिए।
लेकिन तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जो नीम की अगर खली मिल जाए तो निश्चित रूप से किसान भाई जो है आप 70 से 80 किलो नीम की खली प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होता है। तो यह जो है आपको मैं तरीके बताए। इसके अलावा ऐसे कीट बीमारियां हैं, तो जैसे तना छेदक कीट है, तो तना छेदक कीट के लिए जैसा आपको मैं नीम की खली का उपयोग बताया, उसके अंतर्गत जो है रासायनिक कीटनाशक के नियंत्रण के लिए आपको मैं बता दूं दवाएं जैसे क्लोरपायरेफॉस है, क्विनोलफोस है, फ्लूमेंडावाइड है, कार्टाफ है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, इन दवाओं का आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर माहू लगता है तो माहू के लिए जिसको ब्राउन प्लांट होपर बोला जाता है, इसमें जो है धान का जो खेत है वो गोल गोल पैचेस में पैरा बन जाता है, मतलब सूख जाता है, आसान किसानी भाषा में हम आपको बताएं तो। इसमें आप इमिडाक्लोपिड नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग ना करें, कम से कम कर दे उस अवस्था में। पाइमेट्रोजिन दवा का उपयोग करें, थायोमेथिक्साम नामक दवा का उपयोग करें, तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो कटवम जो होता है या केसवम जो है वह भी बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे मैं तना छेदक कीट के लिए जो दवाएं बताएं आप उन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और बीमारियों के अंतर्गत हमारे जिले मुख्य रूप से जो होता है ब्लास्ट सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें भूरे धब्बे बनते हैं और बीच का धब्बा जो है नाव के आकार में सफेद सफेद होता है। तो उसके लिए ट्राइसाइक्लाजोल या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जो है लाही फूटने की, जो फाल्स स्मट बोला जाता है। इसमें दाने जो है संतरे रंग के हो जाते हैं, इस पे काले काले जो है उसके बाद जो है हो जाएंगे और अंडे जो है भूमि पर हवा के माध्यम से उड़ते रहते हैं। उसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका उपयोग कर सकते हैं, क्लोरथेनोलिन का उपयोग कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का उपयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कीट बीमारियां जो है किसान भाई आप अपने नजदीकी जो कृषि विस्तार अधिकारी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी कृषि विज्ञान केंद्र में आकर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और जो है कीट बीमारियों का जो है आप निराकरण कर सकते हैं। अगर आप इन सभी तकनीकों को अगर अपनाते हैं निश्चित रूप से जो है आपको प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ अगर आपको मैं बोलूं तो 18 से 22 कुंटल तक आपको जो है धान में उत्पादन प्राप्त होगा सीधी धान की बुआई से। और इससे जो है पूर्ण में आपको विभिन्न लाभ बताए आप उससे भी जो है अवगत हो सकते हैं। बिल्कुल। ये बीच में जो है ये बात आई थी कि हल्की और भारी मृदा, तो हमारे जिले में जो है जैसे आपने बताया था कि हल्की मृदा ज्यादा है, बहुतायत में है, तो उसके संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा। और उसके अलावा जो मशीन, जो एक दो मशीन आपने सीड ड्रिल और कुछ एक और मशीन बताया था, तो उसके विषय में और ज्यादा जानकारी कहाँ से हमारे किसान भाई प्राप्त? किसान भाइयों, जैसे हल्की मिट्टी का उद्देश्य मतलब रेतीली मिट्टी से है, जी, जो बहुत जल्दी उसमें पानी लगता नहीं है और पानी जो है उसमें जो है निकल जाता है, बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट हो जाता है या जल्दी पानी सोख जाता है। अगर किसानी भाषा में मैं बताऊं आपको, भारी मिट्टी मतलब काली मिट्टी होती है, इसे पानी एक बार लग गया तो लंबे समय तक जो है मिट्टी में पानी जो है टिका हुआ रहता है। और जो आपकी मशीन की बात आप कर रहे तो मशीन में मुख्य रूप से मल्टी क्रॉप प्लांटर मशीन जो है, जो सब्सिडी के माध्यम से हमारे कृषि अभियंत्रिकी यंत्र जो नरसरहा में ऑफिस है वहां पर जो है उनके कार्यालय से में भी आपको यह मशीन मिल सकती। कई किसान जो है हमारे यहाँ जिले में जो है कस्टम हायरिंग के माध्यम से इसको ले भी चुके हैं, उनसे भी आप किराए पे ले सकते हैं। और सीड ड्रिल मशीन जो मैं आपको बताया, आमतौर में हर किसान जो है सीड ड्रिल मशीन को जानता है। ये 40 से 45 HP की मशीन ट्रैक्टर से ये चलती है। उसमें नीचे जो है नालियां बनी होती है, मतलब जुताई वाली, उसमें पाइप लगे हुए होते हैं, ऊपर ड्रम में 2 खांचे होते हैं, पीछे की ओर जो होता है बीज डालते हैं, आगे की ओर खाद डालते हैं। तो इसमें जो है बीज जो है पहले खाद गिरेगा, खाद के ऊपर जो है बीज गिरता है एक्चुअली। तो जब भी पौधे को जरूरत होती है तो उसको आसानी से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है पानी में घुलकर पौधे को उपलब्ध हो जाता है। सीधी धान की बुआई में यह सावधानी निश्चित रूप से रखनी होती कि उसकी गहराई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो एक्चुअली। अच्छा। तो यह भी जो अगर हम सीड ड्रिल मशीन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हमें गहराई भी मेंटेन हो जाती है और पोषक तत्व जो होते हैं यूरिया, DAP, पोटास या 12-32-16 जो भी विकल्प आपको बताया, वह दाने के ऊपर बीज होता है। तो जब भी पानी में हमारे पोषक तत्व घुलते हैं तो आसानी से पौधे की जड़ें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। जी, क्योंकि जो शीघ्र पकने वाली जो किस्म है जो लगभग 4 महीने के आसपास में हो जाती है तो वो उस समय तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम रबी के लिए भी जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लाभ है। तो सीधी धान की बुआई के विषय में आपको किसान भाइयों को ये जानकारी देने के लिए और साथ ही स्टूडियो में आकर बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में जो है किसान भाइयों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, आपको भी धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च करें
AKASHVANISHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।